जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पारिवारिक गृह स्टेशन में। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्रोनॉमी के सीरीज में हम लोगों ने इसके पहले तक का जो भी पॉइंट थे, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है पिछले वाले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंकुरों का मरना यानी कि डाईबैक किस तत्व की कमी से होता है? डाईबैक जो होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो कहेंगे कापर की कमी से होता है। जो डाईबैक होता है प्लांट में, किसकी कमी से होता है? कापर की कमी से होता है। अगला है, पत्तियों पर गिरे रंग के धब्बों की घटना किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो गिरे रंग के धब्बों की घटना मैग्नीज कमी से कारण होता है। अगला है, गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग कौन सा है? तो रेड रॉट है, यानी कि लाल सड़न रोग है। अगला है, आलू के कंद पैदा होते हैं कहाँ से? स्टोलन या तना से। स्टोलन या तना से। ट्रेंच विधि में गन्ने की बुआई किसको रोकने में मददगार है? तो ट्रेंच विधि में जो गन्ने की बुआई है वो मेनली क्रॉप लॉजिंग को रोकने के लिए की जाती है। ट्रेंच विधि से बुआई यानी कि पौधों के गिरने से रोकने के लिए ट्रेंच विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है, बीज उद्देश्य के लिए गाजर को उगाया जाता है तो द्विवार्षिक रूप से, यानी कि बाइनियल प्लांट है। अगर हम लोग सीड प्रोडक्शन के लिए गाजर को उगाते हैं तो बाइनियल प्लांट है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली उसके जड़ को खाने के पर्पज से उगाते हैं तो वो क्या है? एनुअल प्लांट है। बोरान पौधों के लिए हानिकारक है जब मात्रा होती है। कितनी मात्रा? 3 ppm से मात्रा अगर अधिक है तो वो पौधों के लिए हानिकारक हो जाएगा। किस फसल में अनाज की अधिकतम उत्पादकता होती है? तो मक्का ऐसा प्लांट है जिसमें अनाज की अधिकतम उत्पादकता होती है, यानी प्रोडक्टिविटी होती है। अगला है, केओलिन किस तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट है? केओलिन जो है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है। अगला है, साइकोसेल क्या है? साइकोसेल वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। अगला है, तिल किस फैमिली का है? तो पेडालिएसी का है। तिल का फैमिली क्या है? पेडालिएसी है। जूट किस फैमिली का है? तो टिलिएसी का है। फसलों का सबसे बड़ा फैमिली कौन सा है? तो ग्रेमनी या पोएसी है। मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मैक्सिको है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन है। इसके आगे, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। ग्रीष्मकालीन मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन मक्का जो है वो बिहार में सबसे हाईएस्ट होता है। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ICAR के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चाय की पत्तियों का पीलापन किसकी कमी के कारण होता है? गंधक के कारण होता है, सल्फर के कारण होता है। अगला है, धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो मेथेन है। शकरकंद या आइपोमिया बटाटा का खाने वाला भाग कौन सा है? तो मांसल जड़ें हैं। कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग किसकी आयु ज्ञात करने में करते हैं? तो जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स का आयु ज्ञात करने में करते हैं कार्बन डेटिंग का। हल्के खारे पानी हेतु उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो ड्रिप सिंचाई विधि है हल्के खारे पानी हेतु सिंचाई विधि। रोग एवं सूखा प्रतिरोधी क्षमता में योगदान देने वाला तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है, रोग के लिए और सूखा प्रतिरोधी क्षमता के लिए। पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण और भंडारण में शामिल तत्व कौन सा है? फास्फोरस है। आर्नन एवं स्टाउट के अनुसार पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों को आवश्यक कहा गया है? 16 पोषक तत्वों को आवश्यक कहा गया है। आर्नन एवं स्टाउट को याद रखेंगे आप। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल जो है 17 आवश्यक यानी कि एसेंशियल एलिमेंट हैं। वर्तमान में पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं? तो 17। शीर्ष कलिका प्रभुत्व किस हार्मोन के कारण होता है?
तो ऑक्सीजन कारण होता है। एपिकल बड डोमिनेंस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एपिकल बड डोमिनेंस। पोटास उर्वरक की सबसे अधिक खपत कौन से राज्य में होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। वहीं पर बात करेंगे अगर विश्व में कौन सी अनाज वाली फसल सर्वाधिक उत्पादन देती है? तो गेहूं है। ज्वार की बीज दर क्या है? 9 से 12 केजी पर हेक्टेयर। डी सकरिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तंबाकू में की जाती है। वहीं पर अगर बात करें खरपतवार जो सबसे पहले जैविक नियंत्रित किया गया वो कौन सा है? तो जैविक नियंत्रण सबसे पहले लैंटाना कैमरा में किया गया था। राज्य जहां बीज कानून को पहले अपनाया गया था वो कौन सा है? कर्नाटका है। मिट्टी की नमी का तनाव सीधे मापा जाता है किससे? टेंसियोमीटर से, सॉइल मॉइस्चर। और वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास मापा जाता है किसके द्वारा? तो लाइसीमीटर द्वारा। पार्सल फ्लेम का उपयोग निम्नलिखित के मापन के लिए किया जाता है किसके लिए? पानी के प्रवाह के लिए किया जाता है। अगला है कौन सी फसल में बाढ़ या सिंचाई विधि का उपयोग करते हैं? चावल और जूट में फ्लड इरिगेशन मेथड का यूज करते हैं। सिंचाई के माध्यम से उर्वरक को देना किस रूप में जाना जाता है? फर्टिगेशन के रूप में जाना जाता है। सिंचाई के साथ में ही उर्वरक देना। धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल प्रक्रिया कौन सी है? पडलिंग है। आगे बात करें अनाज वाली फसलों में कटाई उपरांत नुकसान होता है कितना परसेंट? 10%। सीरियल क्रॉप में 10% होता है। साल्टेशन किसकी प्रक्रिया है? तो वायु क्षरण की। अगला है दोमट मिट्टी की सिंचाई क्षमता कितनी होती है? 70% होती है। शुष्क भूमि यानी कि ड्राई लैंड में प्रयुक्त बुआई पैटर्न कौन सा है? तो छिड़क कर यानी कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड है ड्राई लैंड में बुआई करना। सिंचाई की सबसे कुशल विधि कौन सी है? ड्रिप इरिगेशन मेथड है, ड्रिप सिंचाई विधि है। भारत में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? चना है। वहीं पर आगे बात करें सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मापते हैं? साइक्रोमीटर से मापते हैं। मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए फसलों को उगाना किस रूप में जाना जाता है? तो मल्च क्रॉप के रूप में जाना जाता है। मल्च क्रॉप कौन से होते हैं? सभी लेगुमिनेसी फैमिली के क्रॉप मल्च क्रॉप होते हैं। मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल का उदाहरण क्या है? तो मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाला क्रॉप कौन सा है? मक्का है। मृदा कटाव प्रतिरोधी फसलों का उदाहरण कौन सा है? चावला एवं मूंगफली यानी कि फिर वही जो भी लेगुमिनेसी फैमिली के हैं वो लगभग मृदा कटाव के प्रतिरोधी हैं। फसल बुआई पूर्व यानी कि पीपीआई उपयोग किया जाने वाला हर्बिसाइड कौन सा है? फ्लूक्लोरालिन है या बेसालिन से बोलते हैं। C3 खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? बथुआ है, C3 प्लांट है। 2 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? हार्डियम डिस्टकॉन है। और 6 पंक्ति वाले यानी कि 6 रोड जौ का नाम क्या है? तो हार्डियम बल्गेयर है। आगे किस फसल से पहला AICRP स्टार्ट किया गया था? तो मक्का में 1957 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। बीटी कपास के लिए इष्टतम पौधों की संख्या क्या है? 10,000 पौधे पर हेक्टेयर। मानव में ड्रॉपसी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? तो आर्जिमोन मैक्सिकाना के कारण होता है, सत्यानाशी जिसको बोलते हैं। मिट्टी जिसका pH मान 4 से 6 तक है वह फसल के लिए उपयुक्त है। तो चावल, चाय और आलू के लिए 4 से 6 pH की आवश्यकता होती है। अगला है रूट नोडल्स में लाल हीमोग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन परिवहन के लिए। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 500 से 575 mm। अमीनोफिलिक पौधे हैं चाय, गन्ना, धान। एसिडोफिलिक पौधे कौन से हैं? तो चाय, गन्ना, धाने भी हैं। सिंचाई के तहत 100% फसली क्षेत्र वाला देश कौन सा है? मिस्र है। सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाला देश कौन सा है? इजराइल है। इरिगेशन एफिशिएंसी इजराइल सबसे अधिक है। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो इंडिया है, सबसे ज़्यादा इरिगेशन एरिया यहाँ पर है। रिमोट सेंसिंग रेंज में ऑप्टिकल तरंग की लंबाई होती है 0.3 से 15 माइक्रोमीटर। याद रखेंगे
रिमोट सेंसिंग रेंज में ऑप्टिकल तरंग की लंबाई जो होती है वो 0.3 टू 15 माइक्रोमीटर है। भारत बाजरे में संकरों का विकास और उपयोग करने वाला पहला देश है। और पहली किस्म इसकी कौन सी थी? तो HB1 थी, 1965 में निकाली गई थी। भारत में किस फसल में सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र आता है? तो गेहूं की फसल में सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र आता है। दुनिया में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फलदार पौधा कौन सा है? तो आम है। फ्रूट का क्रॉप में बात करेंगे तो आम है। पूसा जायंट किसकी किस्म है? नेपियर घास की और पपीता दोनों की है पूसा जायंट। मृदा जल जो पौधों के लिए उपयोगी है कौन सा है? केशकाप्त जल है, कैपिलरी वाटर। अगला है भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा होते हैं समान। भूमध्य रेखा पर समान होते हैं। वायु दबाव हमेशा घटता है ऊंचाई के साथ। ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दबाव घटेगा। हॉरिजॉन्टल हीट क्षैतिज ऊष्मा का गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? क्लॉथ लाइन इफेक्ट। क्लॉथ लाइन इफेक्ट के रूप में जाना जाता है जब क्षैतिज ऊष्मा जो है वो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होती है। वहीं पर अगर बात करेंगे वर्टिकल हीट की यानी कि ऊर्ध्व ऊष्मा की, वो जब गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होती है तो उसको बोलते हैं ओएसिस। इसको याद रखेंगे। हॉरिजॉन्टल वाले को क्लॉथ लाइन इफेक्ट और वर्टिकल वाले को ओएसिस लाइन इफेक्ट बोलते हैं। नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजनेज है। अगला है नाइट्रेट रिडक्शन तत्व कौन सा है? मॉलिब्डेनम है। अधिकांश क्षेत्र की फसलों को इष्टतम विकास के लिए किस पीएच रेंज की आवश्यकता होती है? 6.5 से 7 पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। अगला है इसलिए ज़्यादा फसलें किस प्रकृति की होती हैं? मैक्सिमम फसलें जो होती हैं किस प्रकृति की होती हैं? तो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। ये क्वेश्चन इफ्को में आ चुका है। एक फसल के लिए आवश्यक पानी की गहराई को किस रूप में जाना जाता है? तो डेल्टा के रूप में जाना जाता है। पानी के 1 क्यूसेक डिस्चार्ज से सिंचित क्षेत्र कहलाता है ड्यूटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक फसल को सिंचाई की आपूर्ति के कुल दिनों की अवधि को किस नाम से जानते हैं? तो बेस पीरियड यानी कि आधार अवधि के नाम से जानते हैं। सूरजमुखी के तेल में बासी बदबू यानी कि इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे। रैंसिडिटी किसके कारण से होती है? तो ऑक्सीकरण के कारण से होती है सूरजमुखी में रैंसिडिटी। ब्लैक ग्राम किसकी किस्म है? सॉरी, ब्लैक ग्राम की किस्म कौन सी है? तो बरखा है। मोठ बीन की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो RMO 40 मोठ बीन की फेमस वैरायटी है। अगला है मूंग बीन की किस्म कौन सी है? पूसा बैसाखी SML 668। 500 लीटर पानी में 0.1% का घोल बनाने के लिए कितनी दवा चाहिए? तो 500 ml चाहिए। बायोक्लाइमेट्रिक लॉ किसका प्रस्ताव था? तो बायोक्लाइमेट्रिक लॉ जो है ये हॉपकिंस का प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक सेफनर्स को हर्बिसाइड एंटीडोट के रूप में भी जाना जाता है जैसे NA। इस प्रथम सेफनर्स का मक्का में उपयोग किया गया था। फसल जो सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है वो कौन सी है? आलू है। सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है। भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब क्षेत्र को कहा जाता है डोल्ड्रम कहते हैं भूमध्य रेखा के पास निम्न क्षेत्र दाब को। अगला है ट्राइकॉनटेनॉल एक वृद्धि उत्तेजक है जिसे प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? रिज्का की पत्तियों से। रिज्का की पत्तियों से प्राप्त करते हैं ट्राइकॉनटेनॉल। तो आज के लिए ये इतने क्वेश्चंस रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो आज हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं क्लास को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।